दोस्तों गुड इवनिंग। और कल हम लोग एथिक्स यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है उसका पेपर में सेक्शन ए को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था आपको। और थोड़ा सा आप सभी जानते हैं एथिक्स पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, केस स्टडीज वाला पोर्शन सेक्शन बी में होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 सेशन में करने की सोचे थे। तो कल का सेशन ओवर हो चुका है और सेक्शन बी के लिए आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। नमस्कार, मैं भूषण भूसारी, वेदांता आईएएस फाउंडेशन से। तो मित्रों, सेक्शन बी को यानी पार्ट 2 को हम सिर्फ केस स्टडीज के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे आपको थंबनेल पर दिख रहा है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा, इस साल का ये पेपर कैसा था इस पर हम कर ले तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर होगा, ताकि आपको ओवरऑल पेपर का एक स्तर पता चलेगा। पेपर की कठिनाइयों का स्तर से आप पूरी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, ताकि भविष्य में जो भी लोग एग्जाम देने जाएंगे उन्हें इस पेपर की तैयारी करने में कौन सी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, इस बात से भी वो लोग इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रो एनालिसिस अगर हम इस पेपर का करेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि सबसे पहला जो इस पेपर को देखने के बाद रिएक्शन होगा, तो इसमें जो केस स्टडीज दिए गए हैं वो करंट ओरिएंटेड हैं। इस बात को आपने समझना है। जैसे कि सेक्शन ए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सवाल पूछा था, सेक्शन बी में भी पहला ही केस स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। और अगर आपने देखा होगा तो पिछले 8 महीने से बीबीसी इसके ऊपर एक कंटिन्यू सीरीज चला रहा है। आप अगर बीबीसी के पोर्टल पर जाएंगे यूट्यूब में हिंदी में, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगा। कई प्रकार के वीडियोज या सब्जेक्ट जो भी एआई से रिलेटेड है, इन्होंने बहुत डिटेल में उसकी चर्चा की है। उन्हीं में से एक टॉपिक था कि एआई विकसित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एआई से बहुत सारे काम हम लोग कर सकेंगे, वो भी बहुत तेज गति से कर सकेंगे, ये भी बहुत सही बात है, ये भी बहुत अच्छी चीज है मानवीय सभ्यता के लिए। बट सारे देशों में एआई का अगर इस तरीके से व्यापक इस्तेमाल होगा तो एआई को चलाने के लिए जो बिजली की आपूर्ति लगेगी हमको, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर डेटा अल्गोरिथमिक एनालिसिस बहुत तेज गति से करता है, इसलिए उसके अंदर काफी गर्मी होती है, या गर्मी कैलकुलेशनल मेथड्स को जो ऑपरेट करता है या ऑपरेशंस करता है उस कारण से। इसलिए सीपीयू में देखा होगा आपने 2 पंखे 4 पंखे लगे रहते हैं, वो इसीलिए कि सीपीयू या मेन मशीन ठंडी रह सके। अब एआई के लिए इतना व्यापक डेटा एनालिसिस होगा, अल्गोरिथमिक एनालिसिस होगा, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटरों को हमको रखना पड़ेगा, उसके डेटा को संग्रहित करने के लिए कुछ व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में इनके मस्तक को ठंडा रखने के लिए भी हमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति हम कहाँ से करेंगे? तो ये केस स्टडी उसी को ध्यान में रखकर दिया गया है आपको। एकदम सिंपल पेपर था, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं था, लेकिन ट्विस्टेड तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ट्रिकी टाइप का कह सकते हैं। तो बहुत सारा मटेरियल जो है इसके अंदर जो है अनावश्यक रूप से डाला गया है। और जैसे मैंने कहा कि केस स्टडीज को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें कंप्रीहेंशन पर थोड़ा सा फोकस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा पैराग्राफ एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है बाद में मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा नेचर ऑफ द पेपर हम देख ले। तो मैंने कहा कि करंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा यहां पर आपको उसका एक नमूना मैं बता दिया। उसके बाद अप्लाइड किस्म का पेपर था, बहुत ज्यादा अप्लाइड था, इसलिए स्टैटिक पोर्शन बहुत कम इसके अंदर कर दिया गया। तो ट्रेडिशनल या स्टैटिक पोर्शन जो है उसके ऊपर बहुत कम केस स्टडीज आपको मिलेगी, जैसे कि वैल्यूज है, जैसे कि इंटीग्रेशन है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज और एथिकल आपको अप्रोच के जो भी थ्योरीज हैं उनके ऊपर काफी कम चर्चा इसमें है।
एक ही केस स्टडीज है जिसमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी या इस प्रकार की चीजों पर थोड़ा सा फोकस किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टैटिक या डायरेक्ट सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इस बार या इस साल के सभी पेपर्स का यह स्ट्रक्चर रहा है कि डायरेक्ट सिलेबस से कोई भी टॉपिक उठाकर प्रश्न नहीं पूछे, इसके इर्द गिर्द जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर सवाल पूछे हैं बहुत ज्यादा। इसलिए हमारा काम बनता है कि स्टैटिस या जो ट्रेडिशनल सिलेबस दिया हुआ है उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग पढ़े। जैसे कि चोल साम्राज्य आपने पढ़ लिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़े, सोशल रिलीजियस सिस्टम को पढ़े, उसके बाद में इकोनॉमिक व्यवस्था को पढ़े, सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को पढ़े, प्रशासन व्यवस्था की पढ़े, व्यापार वाणिज्य को पढ़े, विदेशी आपको जो है संबंधों को पढ़े। ये वो सारे एस्पेक्ट है कि जिनके ऊपर कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा ही इस साल के पेपर में भी हुआ है। तो इस साल का पेपर डायरेक्ट सिलेबस से ना होने के कारण ट्रेडिशनल या स्टैटिक पोर्शन पर जिन लोगों का पढ़ाई था और बाकी करंट इवेंट्स के साथ में अप्लाइड नॉलेज तक जो पेपर लेकर नहीं जा सके उनके लिए थोड़ा सा कठिन सिद्ध हुआ है। लेकिन जो लोग अवेयरनेस के साथ इसको जोड़ सकते हैं उनके लिए काफी पेपर आसान था। तो कुल मिलाकर अगर मुझे रेटिंग देनी हो इस पेपर को तो मैं 7.5 का रेटिंग दूंगा 10 में से। तो 7.5 से लेकर 8 तक का रेटिंग है इसका। मतलब पेपर थोड़ा सा एन एवरेज बच्चों के लिए कठिन था। थोड़े से स्मार्ट जो बच्चे उनके लिए थोड़ा सा पास करने लायक जरूर था, ऐसा कहा जा सकता है। अब आते हैं कि एथिकल डिलेमा को बहुत ज्यादा फोकस किया। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था। तो वर्तमान में इस पेपर के अंदर लगभग सारे केस स्टडीज में एथिकल डिलेमा एक मेन फैक्टर रहा है। लगभग 7वें क्वेश्चन से लेकर 12वें क्वेश्चन तक हम लोगों को जो केस स्टडीज दिया है उसमें नैतिक दुविधा प्रत्येक केस स्टडीज में सब पार्ट्स में जो क्वेश्चंस पुटअप हुआ है उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि एथिकल डिलेमा को कोरिलेटेड करके यहाँ पर सवाल पूछ लिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये हो गई पेपर के संदर्भ में बात। अब आते हैं थोड़ा सा कि एज पर एस्पिरेंट हम लोगों को किस तरीके से केस स्टडीज को सॉल्व करना आवश्यक है। तो एक ग्राउंड रूल मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं और ग्राउंड रूल ये है कि कम से कम एक बार आप सरसरी तौर पर केस स्टडीज के ऊपर नजर मार ले या उसको पढ़ ले। तो ये पहला नंबर का ग्राउंड रूल है कि एक नजर पढ़ना है आपने पूरा केस स्टडी। अब पूरा केस स्टडी पढ़ लेने के बाद साइमल्टेनियसली उसी वक्त पैरेलली अपने दिमाग में एक ऐसे दृश्य को क्रिएट करना है कि उस जगह पर आप हो। जिस आदमी को इसमें एज एन मॉडल के रूप में पेश किया गया है ऐसा मानकर चलिए कि वो आप ही हो, तो आपके सामने पूरा केस स्टडी खुल जाएगा। ठीक है ना। और दोबारा फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मॉडल भी मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। दूसरा ग्राउंड रूल क्या है कि कुछ चीजें केस स्टडीज में गिवन होती है या पहले से ही दी गई रहती है, तो उन चीजों पर भी फोकस करना है आपने। और वहीं से जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो दिए हुए, वहीं से आपके क्वेश्चन की पृष्ठभूमि बन सकती है। ये एक महत्वपूर्ण भाग इसमें आपको देखना है। नंबर तीसरा है कि कीवर्ड्स को आप निकाल ले। जो भी नवीन शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो इंग्लिश में समझिए या हिंदी में, तो आप उन कीवर्ड्स को निकाल ले और उन कीवर्ड्स को ही बार बार आपके आंसर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि उन कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा व्यापक महत्व केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। केस स्टडीज होता क्या है भाई? तो केस स्टडी मतलब एक स्पेसिफिक घटना, स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा तो स्पेसिफिक ही। इसलिए पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो हर एक
केस स्टडीज में आपको बड़े बड़े जो कीवर्ड्स है उनको उतार लेना चाहिए अपने रफ वर्क वाली कॉपी पर। ये 3 बातें करेंगे, ये है ग्राउंड रूल। तो लगभग इसमें 80% तक केस स्टडी आपका ऐसे ही छूट जाएगा, कुछ विशेष प्रयास आपको नहीं करने होंगे। ये अभी प्रैक्टिकली मैं आपको यहां पर बताऊंगा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। समझ आ रहा आपको? 3 घंटे के अंदर अब इसमें लगभग ये 5 क्वेश्चन दिया, लेकिन सब पार्ट्स को मिलाकर 30 क्वेश्चन के जवाब देने आपको। वो भी अगर आधा समय हम केस स्टडी के लिए और आधा समय सेक्शन ए के लिए मानते हैं तो 1.5 घंटा, मतलब लगभग जो है 60 और 30 90 मिनट के अंदर 30 प्रश्नों का जवाब देना है। इस तरीके से 30 प्रश्नों के मतलब पर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स यहाँ पर आते हैं आपको, और 3 मिनट के अंदर हर एक प्रश्न का उत्तर आपने देना है। तो समझिए कि 3 मिनट में ये पूरी केस सीरीज पढ़नी है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, अपने दिमाग के अंदर उसका आंसर भी फॉर्म करना है और उसको लिखकर निकल भी जाना है। ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई। अभी आपने यूट्यूब वगैरह पर जो लोग एग्जाम हॉल से निकल रहे थे वो अपनी उंगलियां दिखा रहे थे, है ना, कि देखो सूझ जाता है। 6-6 घंटा लिखना पड़ता है। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ पढ़ाई से ज्यादा यूपीएससी इस चीज का एग्जाम है कि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हो। चला जाए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग कर रहे हैं उन्होंने इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए उन्हें और मदद करनी चाहिए, और हो सकता है। समझ में आ रहा ना? स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क को भी यूपीएससी इस बार चेक कर रहा है, इसलिए सिलेक्शन डिजर्व करने वाले कैंडिडेट का ही होगा। तुक्केबाजी या भाग्य वाला आदमी इसमें नहीं टिकेगा। ठीक है, चला पहली केस स्टडीज पर चर्चा करते हैं। पहला केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है सेक्शन बी में। देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल कंपनी नेम एबीसी। एबीसी नाम की कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि किसी चीज का उत्पादन करती है। इनकॉर्पोरेटेड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड है, और वो भी थर्ड वर्ल्ड की कंपनी। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा कीवर्ड्स में आप थर्ड वर्ल्ड की चर्चा करोगे। अब थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो अभावग्रस्त राष्ट्र, समझ में आ रहा है? गरीब राष्ट्र, समझ में आया? तो साधारणतः अनडेवलप्ड नेशंस जिसको या जिस कैटेगरी में इन देशों को या जिन देशों को हम रखते हैं वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। बरोबर है? अब कहने का मतलब यह है कि एक एबीसी नाम की कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन इसका लोकेशन और इसका वर्क करने का जो डेस्टिनेशन है वो थर्ड वर्ल्ड का कोई देश है। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है या भारत की कोई कंपनी है, और अफ्रीका के युगांडा में इन्होंने जो है क्या कर लिया, एक जगह पर अपनी कंपनी को लगा दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा विजुअलाइज करना सीख लो। विजुअलाइज करने से बाय हार्ट हो जाता है केस स्टडी, फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ता आपको। पहले केस स्टडीज में थोड़ा समय लगेगा, अंत जाते जाते आप, मैंने जैसे 3 मिनट कहा, आप 2-2.5 मिनट में ही इस केस स्टडीज को करके आ जाओगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस पहले और दूसरे केस स्टडीज में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कंप्रिहेंस करना सीख लोगे। जैसे अभी मैंने बता दिया 2 लाइन का मतलब। आगे, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपको यहां पर केस स्टडी ने सीईओ बना दिया है इस कंपनी का, जो एबीसी नाम की कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, थर्ड वर्ल्ड में काम करती है, टेक्नोलॉजी में काम करती है। ये मुख्य कीवर्ड्स हो गए। इतना तो समझ में आ जाता है, बस कहानी को जोड़ना शुरू कर दीजिए। अब आगे आगे चलिए। उसके बाद एंड द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी, मतलब आप सीईओ हो और मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी। इसका मतलब यह है कि 50% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग इस नाम की कंपनी में आपका है, तभी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर नियुक्त किया गया है। मतलब आप केवल इस कंपनी में नौकरी नहीं करते, तो आप इस कंपनी में शेयर होल्डर भी हो, शेयर भाग धारक भी हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद ठीक है, द फास्ट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हैव रेज वरीज अमंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, रेगुलेटरी ऑथोरिटीज
and the general public over the sustainability of this scenario. लेकिन आपकी ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने कई प्रकार के इस पूरे सिनारियो में ऐसे ऐसे एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, मरोड़ा है, इसका उल्लंघन किया है कि जिसके कारण उस क्षेत्र की लोकल गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक आपकी कंपनी की एक्टिविटीज के खिलाफ अभी दबे मुंह बात करने लगी है कि जब से ये कंपनी आई है तब से यहाँ का लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो चुका है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, प्रदूषण बहुत हो चुका है, पानी का प्रदूषण हो चुका है, पानी का सकनेस बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए लोगों को पेयजल के लिए, जानवर को पानी पीने के लिए नहीं बचता। और इन कंपनी के लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है हमारे संस्कृति पर, हमारे जंगलों पर, हमारी खदानों पर, हमारी मिट्टी पर, जमीन पर, पहाड़ों पर, पता नहीं क्या क्या कर लिया है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आपकी कंपनी से जाने अनजाने में हुआ है, ये आरोप आप पर लगाए जाते हैं। तो आगे चला जाए। You confront substantial issues about the business environmental footprints। अब फुटप्रिंट्स की बात आ जाती है, सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये सवाल CO2 के एमिशन से है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एमिस करने वाली आपकी कंपनी का प्रोडक्शन है, तो CFC गैसेस का उत्सर्जन करने वाली आपकी कंपनी है, इसलिए यहाँ के लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं। तो CFC से क्या हो सकता है, फेफड़ों से संबंधित है ना, उसके बाद श्वसन प्रक्रिया से संबंधित रोग हो सकते हैं, मौसमी परिवर्तन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन की आहट बहुत कम समय में इस एरिया में देखने को मिलेगी। ये सब वो संभावित खतरे हैं कि जो इस कंपनी के होने से लोगों को लगता है कि हमारे इलाके में आगे आने वाले समय में इस कंपनी की एक्टिविटीज जो है हमें काफी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक, उसके बाद in 2023 your organization had a significant increase of 48% in greenhouse gas emission compared to the levels recorded in 2019। इसका मतलब यह है कि 2019 की तुलना में आपकी कंपनी ने 2023 में 48% का कार्बन एमिशन एक्सेसली यहां पर उत्सर्जित किया है। The significant rise in energy consumption is mainly due to the surging energy requirement of your data center, fueled by the exponential expansion of artificial intelligence. Artificial intelligence powered services need much more computational resources and electrical energy compared to conventional online activities, notwithstanding their notable gains. The technologies proliferation has led to a growing concern over the environmental repercussions, resulting in an increase in warnings. AI models, especially those used in extensive machine learning and data processing, exhibit much greater energy consumption than conventional computer tasks, with an exponential increase. Although there is already a commitment and goal to achieve net zero emission by 2030, the challenges of lowering emissions seems overwhelming as the integration of artificial intelligence continues to increase. To achieve this goal, substantial investment in renewable energy use would be necessary. The difficulty is exacerbated by the competitive environment of the technology sector, where rapid innovation is essential for preserving market standing and shareholders' worth. To achieve a balance between innovation, profitability and sustainability, तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। A strategic move is necessary that is in line with both business objectives and ethical obligation। तो इसमें इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये तीन शब्द काफी इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक के अंदर दिए गए केस स्टडीज में दिया गया है। तो अब पूरी तरीके से केस स्टडीज को बहुत रेयरली रिकैप के तौर पर, जैसे सीरियल आप देखते हैं
तो आज का एपिसोड शुरू होने से पहले अब तक क्या हुआ, तो अब तक मैंने पूरा केस स्टडी पढ़ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एबीसी नाम का एक कंपनी है। अब पूरा मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, अब इसको ऐसे पॉइंट में मैं गिवन में जैसे मैंने कहा था उतारता हूं। ठीक है, एबीसी कंपनी है जो कि एआई में काम करती है। सीधी सी बात, आप इस कंपनी के सीईओ प्लस शेयर होल्डर हैं, है ना। आपकी कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट है ना कंपनी है वर्ल्ड की, जो कि थर्ड वर्ल्ड में काम करती है, और आपका बहुत काफी नाम है दुनिया में, लेकिन आप थर्ड वर्ल्ड में काम करते हो। ठीक है, नंबर तीसरा है यहां पर कि आपके ऊपर एलिगेशंस है कि आप जो है आजू बाजू के वातावरण को, आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से कार्बन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के साथ पोल्यूशन करने में या पोल्यूटेट करने में अपना पूरी तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो ये एलिगेशंस है। उसके बाद आपने उतना कार्बन एमिशन कर लिया है कि 2019 की तुलना में 2023 तक आते आते आपने 48% अधिक कार्बन को उत्सर्जित कर लिया, जो कि 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने वाली नेट जीरो एमिशन पॉलिसी के खिलाफ है। और आपका कृत्य इस तरीके से मानव विरोधी है, और इस ग्लोबल जो टारगेट रखा गया है सोसाइटी के द्वारा, उसको आप यहां पर उल्लंघित करते हैं। सामान्य तौर पर आपने अपनी एआई कंपनी के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति है, उसके लिए कई थर्मल पावर प्लांट को यहां पर रखा हुआ है। और आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी अहितकारी होने के कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी की तुलना में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को इस्तेमाल करने की आपसे विनती कर रहे हैं या आपको सलाह दे रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपको अपनी कंपनी का बोरिया बिस्तर लपेट के किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। ये इन लोगों का अल्टीमेटम है। सीधी सी बात, कोई प्रॉब्लम। और आप नहीं चाहते कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करें। अब सवाल आता है यहां पर कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो, बरकरार रहे, क्योंकि आप भले ही 50% के शेयर होल्डर हैं, लेकिन अन्य लोग भी 50% के शेयर है। कम से कम 20 लाख लोगों ने आपको 50,000 करोड़ रुपया दिया है, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग का 50% बनता है। और अगर आप इस कारण से अपनी कंपनी को बंद कर देंगे तो प्रॉफिट है ना जो है आपका, और आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो शेयर होल्डर का विश्वास आपसे ऊपर से पूरी तरीके से हट जाएगा। और आप यही कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अगर इस एरिया में प्रोडक्शन करते हो या अपनी एक्टिविटीज को संचालित बरकरार रखते हो करना, तो यहाँ की सस्टेनेबिलिटी पर प्रभाव होगा विपरीत तरीके से। ये भी एक समस्या है। और दूसरा है कि आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों के बीच में आपको एक बीच का गोल्डन रास्ता निकालना पड़ेगा, गोल्डन मीन निकालना पड़ेगा। और वो ये है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कुछ समय तक कम करें, लेकिन आप उस सस्टेनेबल इनोवेटिव तरीके को आत्मसात करें जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे और वहां की सस्टेनेबिलिटी भी। सिंपल सी बात है, यही रिजल्ट निकलता है। बस ये 6 बिंदुओं को अगर जोड़ देंगे, पूरी केस स्टडी आपकी दिमाग में घुस जाएगी। ओके, आगे अब प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज योर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोज इन द अबोव केस। आप इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या देंगे? बहुत जल्द पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तो पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि जैसे अभी मैंने कहा 3 शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इनोवेशन, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। अब मैंने जैसे कहा कि इनोवेटिव तरीका इससे बचने का एक आसान तरीका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ अगर आर्ग्यूट करोगे इस ऑर्गेनाइजेशन या यहाँ के जो लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, तो मामला थोड़ा बढ़ सकता है और आपको यहाँ से डिसइन्वेस्ट भी किया जा सकता है, पहली बात। और अगर ऐसा हुआ तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है आपका सारा प्रॉफिट भी डूब जाएगा। प्रॉफिट तो छोड़िए, जो लगाया था मूल वो भी निकलना मुश्किल हो गया। दोनों सिचुएशन में आपको ही नुकसान है इस चीज का। इसलिए
पहली रिएक्शन जो होगी कि हम हाथ जोड़ेंगे कि भाई है ना महाराज, हम लोगों का बहुत गलती हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आप अगर चाहते होंगे कि इसके लिए हम कुछ हर्जाना दे आपको, तो वो भी 2 करोड़ रुपया आपको दे रहे हैं, लेकिन कृपा करिए कि हमको यही रहने दीजिए, कल से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दैट इज माय फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि आर्ग्यूमेंट करने से अगर बात बढ़ती है, लेकिन हाथ जोड़ने से अगर बात समझ जाती है, तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। समझ आ रहा? और वैसे भी ये कंपनी अगर किसी देश से उठकर दूसरे देश में जा रहे तो बिजनेसमैन लोग हैं, मुंह पे है ना आपको जो है मिठास तो रखनी पड़ेगी आपको अगर बिजनेस करना है। आप अपने है ना आपको जो है धन बल पर या आपके बुद्धि बल पर या आपके शारीरिक बल पर धंधा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एआई के कार्यों को थोड़ा सा रोकेंगे, कुछ दिनों तक, कुछ साल तक अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करेंगे। शेयर होल्डर को भी बताएंगे कि कंपनी के सामने ऐसी ऐसी समस्या आने के कारण आपको जो 10 रुपए मिलता था, अब से जो है 3 रुपया मिलेगा। कुछ दिनों तक आपको भविष्य में इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी अपना विस्तार बिजनेस का और क्षेत्र में भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो उससे भी आपको बगैर किसी शेयर के हम लोग शेयर होल्डर के रूप में क्या कर लेंगे, तो कौन नहीं मानेगा अगर ऐसा आपने आह्वान किया तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रॉफिट की तरफ ध्यान देंगे, एआई के कार्यों को थोड़ा सा रोक देंगे, और जितना पैसा हमारे पास बचेगा उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे। नया उत्पादन जब तक हम लोगों को प्रॉफिट देने के आपको स्तर तक नहीं आ जाता, तब तक हम लोग नया कुछ भी कंपनी के साथ नहीं जोड़ेंगे, और नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने का पूरा प्रयास करने का आश्वासन या आश्वस्त करेंगे जो लोग आपकी कंपनी के खिलाफ इस तरीके का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अब जरा सोचने वाली बात है कि 250 शब्दों के अंदर ये चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब इस तरीके से अगर देखेंगे हम, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 60-65 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। 62 शब्द आते हैं एक इसमें, और जितना मैं बोला उसमें 62 शब्दों की परिपूर्तता हो जाती है। 60-65 शब्दों से ज्यादा आपको आंसर लिखना ही नहीं है। तो इन 3-4 मुद्दों के ऊपर बात करके आराम से रिप्रेजेंट करके आप निकल सकते हो। ये हमारी पहली प्रतिक्रिया हो गई। डिस्कस द एथिकल इश्यूज, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बीच में, सस्टेनेबिलिटी एक जो है पर्यावरण मित्र की संकल्पना है, इसलिए एनवायरमेंटल एथिक्स इसमें आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर आप 2 रुपए की चीज लाके 2.5 रुपए कमा रहे हो, मतलब 50 पैसा कमा रहे हो, तो यह आपका अधिकार है। लेकिन 2 रुपए की चीज लाकर अगर 15 रुपए में बेचते हैं और 13 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये तो शोषण है आर्थिक रूप से लोगों का। तो प्रॉफिट का भी एक नैतिकता होता है। समझ में आ रहा ना? तो नफा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का भी एक क्या है, तरीका है। इसलिए इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के डेवलपमेंट पर हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों के बीच में उचित संतुलन प्रस्थापित करना, यही इस केस स्टडी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिलेमा का विषय है। जैसे कई आरंभ में मैंने कहा, इस बार वाले केस स्टडीज में एथिकल डिलेमा में बहुत ज्यादा सवालों को डाल दिया गया है। तो आप भी एथिकल डिलेमा में मत आ जाना। तो डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द अबव केस, इस सेंस में आप इस केस स्टडी में से कई कुछ शब्दों को, कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन कोर कंसर्न में उत्तर की शुरुआत यहीं से हम करेंगे। उसके बाद, यूर कंपनी हैज बीन आइडेंटिफाइड टू बी पेनलाइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल अगेंस्ट, व्हाट लॉजिकल एंड एथिकल आर्गुमेंट विल यू पुट फोर्थ टू कन्विंस अबाउट इट्स नेसेसिटी। तो आपकी कंपनी ने जो अभी तक नुकसान किया है यहाँ की सस्टेनेबिलिटी का, इसलिए आप पेनल्टी के अधिकार हो, बिल्कुल अधिकारी है, और हमें पेनल्टी मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जंगल बचाने के लिए हम निवेश करेंगे यहाँ पर, ऐसा हम आश्वस्त कर सकते हैं आने वाले आपकी तरफ लोगों को। तो यूर कंपनी हैज बीन आइडेंटिफाइड टू पेनलाइज, तो पेनल्टी हम लोगों को जितना मिलेगी उतना भरने को तैयार है। व्हाट लॉजिकल एंड एथिकल आर्गुमेंट्स विल यू पुट फोर्थ द कन्विंस अबाउट द नेसेसिटी। लॉजिक ये है कि हम लोगों को अभी इस समय यहाँ के लोग विद्रोह करके यहाँ से निकालने के लिए बाध्य कर देते हैं, तो हमारा करोड़ों का नुकसान इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ हो सकता है। तो ये तार्किक रूप से कंपनी
एजेंसियों के लिए ये जो है उचित कदम नहीं होगा। दूसरा, एथिकल आर्गुमेंट क्या करना है, क्योंकि आर्गुमेंट से पहले ही हम ऐसी चीजें कंपनी के द्वारा अज्ञानता में ज्ञानता में हो चुकी है कि अब कंपनी को इसका भरपाई करने के अलावा दूसरा कोई उपाय योजना बचा हुआ नहीं है। इसलिए 75% जो भी यहाँ पे शर्तें होगी उसको आपको मानना ही पड़ेगा, और 25% शर्तें आपकी स्वतंत्रता के लिए ये रखेंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि अभी अगर हम आर्ग्यूट करते हैं लॉजिकली और एथिकली, तो फिर यही लोग कहेंगे कि पहले आपको समझ में आना चाहिए था सर। तो यहां पर आपके लिए बहुत कम संभावना बचती है कि एथिकल और लॉजिकल आर्गुमेंट करने की। लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई चीजें ना हो, इसलिए आप अभी से प्रयासरत हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग पेनल्टी भरेंगे, जितना हमारी कंपनी के द्वारा नुकसान हुआ है उसको रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, सीएफसी का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो हम और जंगलों को लगाने पर खर्चा करेंगे, इस बारे में भी आश्वस्त कर सकते हैं। और वहाँ के मैक्सिमम लोग अगर थर्ड वर्ल्ड का है तो गरीब है तो बैकवर्ड होंगे ही होंगे। तो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था का महात्म्य या इम्पोर्टेंस भी इनको हम समझा सकते हैं, और इनको आर्थिक तौर पर जंगल आधारित व्यवस्था से भी हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का एक इको फ्रेंडली रिलेशन ह्यूमन बीइंग के बीच में क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो आचरण की और व्यवहार की इस संहिता में यही सबसे बड़ी आपको जो है सुविधा होती है कि अपना ही विकास न करना, अपने आसपास के जो पिछड़े हुए हैं उनको भी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना। तो यहाँ पे आपका महात्म्य सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, चौथा क्वेश्चन है, बीइंग अ कंसाइंस बीइंग व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एआई इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। तो जैसे हमने सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में संतुलन प्रस्थापित किया, एआई के ऊपर या एआई इनोवेशन के माध्यम से इसमें बिजली की होने वाली अतिरिक्त तो खपत को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर आर&डी सेक्शन को हम अपने कंपनी में अलग से शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम लोग जो है फुटप्रिंट्स को कम करने का भी प्रयास करेंगे। बाकी चीजें जो ऊपर बोली गई है इसमें मिलाकर आप आराम से इसको चारों क्वेश्चनों का जवाब दे सकते थे। नंबर क्वेश्चन 8वां, अब इस केस स्टडी में आ जाए। सॉरी, रमन इज द सीनियर आईपीएस ऑफिसर एंड हैज रिसेंटली बीन पोस्टेड एट डीजी ऑफ अ स्टेट। तो रमन नाम का एक आदमी आईपीएस अफसर है और वो डीजी के पोस्ट पर, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर तैनात हो चुका है। यहाँ आगे का सिचुएशन है, अमंग द वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम चैलेंजेस व्हिच नीडेड हिज इमीडिएट अटेंशन, द इश्यूज रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ बाय एन अननोन टेररिस्ट ग्रुप वाज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो रमन नाम का एक आदमी है जो आईपीएस बन चुका है और डीजी की पोस्ट पर तैनात है। जिस एरिया में रमन की पोस्टिंग होती है, पहली बार सरसरी तौर पर जब रमन देखता है तो यहाँ का युवा बहुत अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा जरूर है, हाईली एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है, लेकिन इनके पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है। और इसको सॉफ्ट कार्नर के रूप में, सॉफ्ट टारगेट के रूप में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, एज एन टेररिस्ट के तौर पर इनको भ्रमित कर रहा है। आर्थिक तौर पर ये बेरोजगार होने के कारण इनका पूरा मस्तिष्क जो है सड़ चुका है और ये किसी भी कीमत पर कोई भी काम करने को तैयार है, क्योंकि घर में अभावग्रस्तता, गरीबी उतनी व्यापक हो चुकी है, क्योंकि बेरोजगारी की दशा व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। यह है पहले पैराग्राफ का आपको अर्थ। It was noted that unemployment was relatively high in the state. The problem of unemployment amongst graduates and those with higher education was much more grave. Thus, they were vulnerable and soft target, जैसे मैंने अभी बताया. In the review meeting taken by him with senior officer of DIG range and above, it came to light that a new terrorist group has emerged at the global level. ग्लोबल लेवल पर एक नया टेररिस्ट ग्रुप तैयार हो चुका है अलग नाम से, जैसे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गुटों के हर 15 दिन में नाम बदलते हैं, समझ में आ रहा ना, ताकि अपनी पहचान छुपाई
जा सके। तो रमन को भी ये पता चला कि ग्लोबल टेररिस्ट गुट का एक ब्रांच है, उसके साथ ये लोग युवा जुड़े हुए हैं और ये गैंग काफी खतरनाक है और इसमें वो सारे ग्रेजुएट या इस तरीके के लोग हैं। It has launched a massive drive to recruit young unemployed people. Special focus was to pick young people from a particular community. The said organization seemed to have the clear objective of utilizing or using them for carrying out militant activities. It was also gathered that the said new group is desperately trying to spread its tentacles in these states. मतलब ये लोग अपनी कंपनी क्या कहते हैं अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को ऐसे अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार युवकों में भ्रमित तौर पर उनकी मति को भ्रष्ट कर रहे हैं और पूरे स्टेट के अंदर यह अपने टेररिस्ट ग्रुप्स में नए सदस्यों को इन्वॉल्व करने के लिए भय, प्रलोभन, लोभ दिखाकर, एम्प्लॉयमेंट का लोभ दिखाकर, शादी ब्याह का लोभ दिखाकर, पैसा कौड़ी का लोभ दिखाकर इस तरीके से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। A definite reliable intelligence tip was received by the state CID and cyber cell that a large number of such unemployed youth have already been contacted by the terrorist outfit group through social media and local communal organizations and other contacts. The need of the hour was to act swiftly and to check these elements' designs before they assume serious proportions. ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा मोटा मोटी। आगे चौथा लास्ट पैराग्राफ है, discreet inquiries made by the police through the cyber cell revealed that good numbers of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram and Twitter. सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम है उन सब का इस्तेमाल ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ की गुप्त इंफॉर्मेशन को या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा करते हैं, अलग अलग आईडी बनाकर। समझ में आ रहा है? कुछ आईडी हिडन है, कुछ आईडी फेक है, कुछ आईडी डुप्लीकेट है, मतलब अपनी ओरिजिनल पहचान छुपाकर ऐसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के माध्यम से वो यहाँ की जानकारियां ग्लोबल स्तर पर बैठे हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरगना से इस तरीके की बातों को शेयर करता है। ये सीआईडी और रॉ जैसी जो एजेंसियां है पुलिस के पास, उनकी गुप्त सूचना के आधार पर डीजी रमन इस नतीजे पर पहुंचते हैं। उसके बाद लगभग इन युवकों ने ऑन एन एवरेज मेनी ऑफ देम वेयर स्पेंडिंग 6 to 8 आवर ईच डे, पर डे 6 से 8 घंटा इन्होंने यही काम किया है, ऐसा इस गुप्त सूचना के तहत या इंफॉर्मेशन के तहत हमको पता चला है। Using electronic devices, internet, etc., it also came to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing the messages received from certain persons, allegedly the contact persons of that global terrorist group. Their social media accounts revealed their strong affinity to such groups in as much as many of them started forwarding anti-national tweets on their WhatsApp and Facebook, etc. It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hypercritical of the government's initiative, policies, and subscribing to extreme beliefs and promoting extremism. तो सामान्य तौर पर सोशल मीडिया, अब यहाँ पर भी देखें, रमन है, आपको डीजी, वो सारी मतलब छोटी सी बात है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है, नया नया पैदा हुआ और रमन जहाँ पे काम कर रहा है उस एरिया में कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों का एक गुट है जो कि इस टेररिज्म में लिप्त है या इस टेररिस्ट ग्रुप के साथ में जो है काम कर रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी खतरे की आहट पैदा कर रहे हैं और इन सब के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि इस एरिया में अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या टेक्निकल डिग्रियां लेकर लोग अनएम्प्लॉयड जो है उसके कारण ये प्रॉब्लम पैदा हुई है।
ऐसा आपको इस केस स्टडी के तहत दिया होगा। सामान्य तौर पर एक केस स्टडी ऐसी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रमन टू टैकल द अबोव सिचुएशन। तो सबसे पहले रमन क्या करेगा, तो रमन के पास कोई क्या ऑप्शन हो सकता है। आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। हम इस नतीजे पर पहुंचे केस स्टडी को पढ़ने के बाद कि इस एरिया की सबसे महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का या रोजगार के अभाव के कारण यहाँ के ये टेररिस्ट ग्रुप में समाविष्ट करने वाले जो लोग हैं जो इनको प्रोत्साहित करते हैं, और ये युवा भी उसमें अगर शामिल हो रहे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोजगार को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि यहाँ की बेरोजगारी रोजगार में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दुकान होता है, इस तरीके से यह कहावत यहाँ पर लागू पड़ती है। लेकिन रमन तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो रोजगार के बारे में कोई नीति नहीं बना सकता, लेकिन रमन एक काम जरूर कर सकता है कि कानून और सुव्यवस्था और टेररिज्म का एक खतरा इस राज्य में होने के कारण वो सरकार को लिख सकता है कि मुख्य कारण इस जगहों पर या इस स्टेट में कौन सा है, तो ये बेरोजगारी है। तो सरकार को ये एक रिपोर्ट जरूर दे सकता है इस मामले में, सबसे पहले, है ना, रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, और इस रिपोर्ट में ये बता सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से लोगों को टेररिज्म की तरफ और खास तौर से यूथ पॉपुलेशन को टेररिज्म की दिशा में जो है आपको मोटिवेट कर रही है, भ्रमित कर रही है, जिससे इस देश का युवा नार्को टेररिज्म, उसके बाद में जो है आपको आर्म्स टेररिज्म या बॉम्ब स्फोट या इस प्रकार का जो भी एक्टिविटीज है आपको एंटी सोशल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले पुलिस में या पुलिस प्रशासन है, तो सबसे पहले क्या करो कि ग्लोबल टेररिज्म और इस टेररिस्ट ग्रुप या ये युवा जो इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, इनका संपर्क का माध्यम क्या है, मीडिया ऑफ मीडियम। तो यहां हमको केस स्टडी में दिया सोशल मीडिया। तो सबसे पहले इस इलाके के तो एरियल मीडिया बैन कर देंगे कुछ समय के लिए, समझ आ रहा है, और सारे फेक आईडीज को आइडेंटिफाई करके साइबर सेल के माध्यम से सारे अकाउंट को डिलीट कर देंगे, ताकि ग्लोबल स्तर पर इस ऑर्गेनाइजेशन में समाविष्ट करने वाले आकाओं की संपर्क माध्यमों से सबसे पहले कमर तोड़ेंगे। कुछ समय के लिए यहाँ के जो लोकल्स है इनको छोड़कर उनको तकलीफ होगी, कुछ के काम प्रभावित भी हो सकते हैं बगैर इंटरनेट के बगैर। तो जैसे कि 370 और 35 से हटाया था हमने, तो कुछ समय के लिए हमने वहां का इंटरनेट बंद कर दिया, आज भी गवर्नमेंट करते जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, तो यहाँ पर भी ये संभव है। तो कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पर एज एन पुलिस अफसर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा, आप इन युवकों की जो भ्रमित हो चुके हैं इस व्यवस्था के कारण, तो सामान्य तौर पर इनका एक मानसिक रूप से काउंसलिंग कर सकते हैं और इनके सड़े हुए ब्रेन को क्या ला सकते हैं, है ना, तो रास्ते पर ला सकते हैं। सारे युवकों को आइडेंटिफाई करके कुछ दिनों तक नजर बंद भी रखा जा सकता है। तो जैसे कि 370 जब हटाया तो महत्वपूर्ण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व पाए गए लोगों को हमने जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। ये 4-5 मेजर उपाय है जो प्रथम दर्शनी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर बी क्वेश्चन है, what measures would you suggest for strengthening the existing setup to ensure that such groups do not succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state? तो यहां कहने का मतलब यह है कि आप इस प्रकार के कौन से मेजर्स को आत्मसात करेंगे, the existing setup to ensure that such groups do not succeed in penetrating। तो सबसे पहले हम करेंगे ये सारा चीज, इसमें भी अलग तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं, और इसमें हम जोड़ेंगे कि साइबर सेल को स्पेशली इसके पैदा है ना करेंगे, और इसके ऊपर नजर रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के
भी हम लोग डुप्लीकेट आईडीज बनाएंगे। इन लोगों के आइडेंटिफाई जो हम लोगों ने पहले फेज में पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर दिए थे, और फिर हम लोग अपने आदमी मतलब पुलिस के आदमियों का डुप्लीकेट आईडी बनाकर जो है फिर से उन अकाउंट्स को जनरेट करेंगे, और ग्लोबल या ग्लोबली जो इनके आका बैठे हैं उस समस्या को उत्पादित करने वाले आकाओं तक पहुंचेंगे, ताकि ये पूरी तरीके से पकड़ में आ सके। समझ में आ रहा है? तो भविष्य में इस प्रकार का कोई और ना करे कृत्य, तो इसलिए इस आधार पर बहुत आराम से आप लिख सकते थे। 70-80 शब्द आपको लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 3 बन गए हैं, पहले केस स्टडी में 4 क्वेश्चन थे। इन द अबव सिनारियो व्हाट एक्शन, क्वेश्चन नंबर सी है इसमें, व्हाट एक्शन प्लान वुड यू एडवाइज फॉर एनहांसिंग द इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म ऑफ द पुलिस फोर्स। तो साइबर हैकर्स के द्वारा हम लोग यहाँ पर निगरानी रखेंगे, बाकी सारे मेजर्स को उलट पुलट कर उसी संदर्भ में लिखना है। बड़ा आसान सा केस स्टडी था, आराम से जो है आप लिखकर आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला केस स्टडी थोड़ा सा बहुत बड़ा दिया हुआ है। With multi-pronged strategy of the central and state government, especially in the last few years, the Naxalite problem has been resolved to a large extent in the affected states of the country. तो नक्सली समस्या पर यहाँ पर केस स्टडी दिया गया है। उसके बाद however, these are a few pockets in certain states where Naxalite problems still persist, mainly due to involvement of foreign countries. Rohit is posted as SP Special Operation for the last 1 year in one of the district which is still affected by the Naxalite problem. तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है, छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है। यहाँ पर आपको जो है रोहित नाम का एक यंग ऑफिसर एज एन SP स्पेशल ऑपरेशन में काम कर रहा है। The district administration has taken a lot of developmental works in the recent past in the Naxalite affected areas to win the hearts and minds of the people. तो लोगों का मन और दिल और दिमाग जीतने के लिए कई प्रकार के डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनका दिल दिमाग नहीं जीत पाया है भाई, है ना। तो ये बन रही पुलिया को उखाड़ देंगे, बन रहे रास्ते पर डायनामाइट बिछाकर जो है उड़ा देंगे। तो ये खुद नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन सरकार का तो दायित्व है सर्वसमावेशी विकास करना, तो यहाँ पर यह सवाल नहीं है। तो डेवलपमेंटल वर्क्स इन द रिसेंट पास इन द नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रोहित हैज एस्टैब्लिश्ड एन एक्सीलेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क टू गेट द रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ नक्सलाइट केडर। तो रोहित ने सबसे पहले इस इलाके से नक्सलियों की समस्या या नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए पुलिस नेटवर्क को और वहां के पुलिस मित्रों को, लोकल्स को पुलिस में भर्ती करके या पुलिस मित्र के रूप में एक जॉब देकर जो है, जिनको 1500 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी, तो ये गैदर्ड करते थे इंफॉर्मेशन और रोहित को देते थे। तो बहुत कम समय में रोहित ने ऐसा पुख्ता नेटवर्क अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था। आगे, to instill confidence in the public and have moral ascendancy over the Naxalite, a number of cordons and search operations are being conducted by the people. तो ये इनके द्वारा जिन लोगों को तैयार किया गया था, ये घर घर जाकर या आजू बाजू से इंफॉर्मेशन लेकर रोहित और उसके डिपार्टमेंट को समय समय पर देते रहते थे। रोहित who himself was leading one of the contingents got a message through his intelligence sources that about 10 hardcore Naxalites, तो इसे अपने इंटेलिजेंस से ये जानकारी मिलती है कि 10 हार्डकोर नक्सलाइट वेयर हाइडिंग इन द पर्टिकुलर विलेज। तो एक देहात में, एक गांव में 10 बहुत खूंखार नक्सली पाए गए हैं या देखे गए हैं। विद सोफिस्टिकेटेड वेपन, उनके पास वेपन्स भी हैं, शस्त्र भी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोहित रीच द टारगेट विलेज विथ हिज टीम। तो रोहित 10-15 पुलिस वालों को लेकर उस जगह पर निकल जाता है जहां इस प्रकार के नक्सलवादी पाए गए, एंड लेड आउट अ फुल प्रूफ कार्बन एंड स्टार्टेड कैरिंग आउट अ सिस्टमैटिक सर्च। ड्यूरिंग द
search, his team managed to overpower all the Naxalites along with their automatic weapons. तो रोहित और उसकी टीम इन नक्सलियों पर पूरी तरीके से वेपन के साथ नकेल कस लेती है। मतलब इन जहां पर ये 10 हार्डकोर नक्सली छुपे हुए थे, पूरा एरिया घेर लेते हैं और इनको सरेंडर करने का आह्वान कर देते हैं और पूरी तरीके से इन पर नियंत्रण प्रस्थापित करके इनके हाथों में हथकड़ियां डाल लेते हैं, इनके वेपन छीन लेते हैं। ठीक है। However, in the meantime, more than 500, अब इसी दौरान क्या होता है, इन्होंने नक्सलियों को पकड़ा तो आखिरी में, है ना, रोहित जो है सक्सीड हो जाता है, सक्सेस हो जाता है नक्सलियों को पकड़ने में। लेकिन एक दूसरी समस्या आन खड़ी होती है कि 5000 महिला तो है ही, दूसरा आदिवासी या ट्राइबल महिलाएं हैं, तो दोनों तरफ से आपको जो है यहां फंसा हुआ है मामला। तो महिलाओं के ऊपर रोहित अत्याचार नहीं कर सकता, दूसरा ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए सरकारी निर्देश की भी अवहेलना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। तो ये 5000 महिलाओं का हुजूम जो है ये गांवों को सराउंडेड, वुमेन सराउंडेड द विलेज एंड स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द टारगेट हाउस। तो जिस हाउस में नक्सलियों को डिटेंट कर दिया था या किया हुआ था, उस घर की दिशा में ये 5000 महिलाओं का हुजूम निकलता है और प्रोटेस्ट करता है। उसके बाद they were shouting and demanding the immediate release to insurgent since they are their protectors and saviors। तो ये कहते हैं कि नक्सली हमारे सुरक्षा का ख्याल रखते हैं और हमें समय समय पर अभाव की चीजों को लाकर देते हैं, इसलिए तुम्हारे या पुलिस की तुलना में ये हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, इसलिए इनको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। The situation on the ground was becoming very critical as the tribal women were extremely agitated and aggressive. Rohit tried to contact his superior officer, IG Special Operation of the state on the radio set. Okay, यहां तक समझ में आ गया। एंड ऑन मोबाइल फोन बट फेल टू डू सो ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी। तो रोहित अतिरिक्त पुलिस टुकड़ी को, अतिरिक्त पुलिस कमुक को मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने के कारण ये अपने कनेक्टिविटी में सक्सेस नहीं हो पाता। Rohit was in great dilemma since out of this Naxalite apprehended two were not only hardcore top insurgent with prize money of 10 lakh of their heads, but were also involved in a recent ambush on the security forces। तो रोहित के सामने ये डिलेमा आ जाता है कि एक तरफ महिला आदिवासी इनको छोड़ने का दबाव बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ ये 10 हार्डकोर जो नक्सली है, इन्होंने पुलिस पार्टी पर भी इसके कई दिन पहले हमला भी किया था और इनके ऊपर जो है इनाम भी रखा गया है। However, if he did not release the Naxalite, the situation could get out of control since the tribal women were aggressively charging towards them. In that case, to control the situation, Rohit might have to resort to firing, which may lead to valuable loss of lives of civilization and would further complicate the situation। अब रोहित के सामने क्या उपाय रहेगा? है इनामी नक्सलियों को पकड़ा है इसने और 10 हार्डकोर नक्सली है, इनको छोड़ना मतलब साहस की कमी है आईपीएस होने के बावजूद भी। तो साहस एक जो नैतिक गुणधर्म है, समझ में आ रहा है, तो यहां पर रोहित उसका त्याग नहीं कर सकता। इसका मतलब नक्सलियों को छोड़ नहीं सकता और अपने पास जो वेपन है उससे सामने जो महिलाएं उनकी तरफ बढ़ रही है, तो एक तो महिला है, दूसरा आदिवासी है और निहत्ते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनको आप जो है मार नहीं सकते और मारा तो सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल होने की संभावना है। दूसरा, अतिरिक्त पुलिस बल को यहां बुला नहीं सकते क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो ये भी एक एथिकल डिलेमा है और सिचुएशनल डिलेमा है और एथिक्स का पूरा पेपर सिचुएशन हैंडलिंग अप्रोच पर ही जो मेन कोर है सिलेबस का, वही इस बार केस स्टडीज का भी कोर यूपीएससी ने रखा है।
तो समझने वाली बात यह है, 4 क्वेश्चन इस पर बने हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ रोहित टू कोप विथ द सिचुएशन। तो रोहित के पास क्या क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहले जो है ऑप्शन है कि नक्सलियों को छोड़ दे, नहीं क्या है ना? तो इसमें अपनी भी जान बचेगी, और जैसे क्वेश्चन पूछा है हमसे, अपनी भी जान बचेगी मतलब रोहित की भी जान बचेगी और उसके पुलिस सहकर्मियों की भी जान बचेगी, मामला सलट जाएगा। लेकिन ये सबसे गंदा ऑप्शन है, इसको हम 4 नंबर पर रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ रोहित के पास साहस का अभाव होगा, कर्तव्य दक्षता से ये च्यूत हो जाएगा, और कर्तव्य दक्षता से अगर हट गया है ये, तो आईपीएस कहलाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि ये कोई साधारण गुनहगार नहीं था, तो नक्सलाइट थे, और जिनके ऊपर सरकार ने 10 लाख रुपए तक का इनाम रखा हुआ था। तो ये आपको यहां ध्यान रखना है। दूसरा ये कर सकता है कि आदिवासी महिलाओं को समझा सकता है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी बदलापुर एनकाउंटर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है कि आप डायरेक्ट सर में गोली मारते हो क्या, हाथों पैरों में भी गोली मार सकते थे। तो यहाँ पर आदिवासी महिलाओं को समझाना पड़ेगा सबसे पहले, डायरेक्ट शूट एक्साइट नहीं करेंगे आप, शूट एंड है ना एक्साइट नहीं करेंगे, शूट एक्साइट को ऑर्डर भी नहीं देंगे, तो आदिवासी महिलाओं को समझाया जा सकता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा सबसे पहला ऑप्शन के तौर पर। क्रम से लिखो और ध्यान से लिखो। उसके बाद अपने में से कुछ लोगों को या अपने में से किसी व्यक्ति को जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन से मदद मांगने के लिए भेजोगे। तो रोहित के पास ये भी एक ऑप्शन है कि ये नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपने किसी सिपाही को या सहकर्मी को यहां भेज सकता है, ताकि बगल वाले या नजदीकी पुलिस स्टेशन से वह अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मंगा सके। उसके बाद सीधे महिलाओं को टारगेट करे, वरना बस यही लास्ट ऑप्शन, और यही 4 ऑप्शन है, सीधे महिलाओं को टारगेट करे। लेकिन यह ऑप्शन तो हमने कभी का, तो सबसे अच्छा और पहला ऑप्शन ये है कि आदिवासी महिलाओं को समझाया जाए। नंबर दूसरा ऑप्शन है नजदीकी पुलिस स्टेशन से मदद ले। नंबर चौथा और नक्सलियों को छोड़ दे, ये नंबर तीसरा होगा। और फिर सीधा महिलाओं को हिट कर दे या टारगेट करे, ये नंबर 4 होगा। इसी क्रम में आप प्रश्न के उत्तर को अरेंज करेंगे और पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। व्हाट आर द एथिकल डिलेमास बीइंग फेस्ड बाय रोहित। तो रोहित यहाँ पर किस तरीके के एथिकल डिलेमा को फेस कर रहा है, ये इसका मतलब हुआ। तो कानून का पालन करे या अपनी जान बचाए, ये पहला डिलेमा है। दूसरा डिलेमा यह है कि वह उन अपराधियों को पकड़े या आम नागरिकों को बचाए, और सिचुएशन को हैंडल सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोके। तीसरा चीज है कि रोहित के सामने अपने सहकर्मियों की जान बचाने की भी एक तीसरी दुविधा है। तो ये एथिकल डिलेमा है, इसमें से रोहित को रास्ता निकालना है, और रास्ता इन 4 ऑप्शन में से यही है कि आदिवासी महिलाओं और वहां के सामान्य नागरिकों के साथ चर्चा करे। वहां के जो नेतृत्व करता होगा, क्योंकि आदिवासी समाज है जैसा कि यहाँ पर बताया गया, तो आदिवासी समाज में बुजुर्गों की बात को काफी महत्व होता है। तो किसी बुजुर्ग के साथ बात करे और उनकी भाषा में उनको समझाने की कोशिश करने का प्रयास पुलिस करे, तो मामला बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। नंबर तीसरा, विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर रोहित टू अडॉप्ट एंड व्हाई। तो मैंने जैसे भी कहा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि सबसे पहले महिलाओं को समझाए, उनके विकास के लिए सरकार किस किस दिशा में किस किस योजनाओं को ला रही है ये बताए। नक्सली करने या नक्सली कृत्यों में ये जो महिलाएं भी इन्वॉल्व होगी, तो उनके ऐसा करने से देश को कितना नुकसान हो सकता है। आदिवासी बंधु वैसे सरल हो सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी तरीके समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझ भी जाएंगे। कल्चरली या सांस्कृतिक भाषा में उनसे बात करें, क्योंकि ये लोग सांस्कृतिक रूप से काफी कमिटेड होते हैं। ये भी संस्कृति इसीलिए हम लोगों को ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है कि आप अलग अलग जगह पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा वेश संस्कृति में काम करेंगे, तो कम से कम वहाँ के लोगों की बोली में आप बोल सकते हैं।
तो इन आदिवासी की भाषा अगर रोहित सीख ले, जितना है ना, साधारण तौर पर साउथ का आदमी अगर महाराष्ट्र में आता है तो वो कुछ समय के बाद में मराठी सीख ही लेता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी के सौरभ कटियार अभी एज एन आईएएस मतलब डीएम है, तो उन्होंने मराठी सीख ली। कई हम लोगों ने सरदार जी देखे, विजय सतबीर सिंह थे हमारे यहाँ पर एज एन कलेक्टर, वो मराठी एकदम प्योर फॉर्म में बोलते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी सरदार जी या पंजाबी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर आईएएस आईपीएस है तो वहां जहां आप पोस्टेड है वहां की भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करें, भले टूटी फूटी क्यों ना हो। ये आदिवासी महिलाएं जिन भाषा में बात कर रही होंगी, उनकी अगर भाषा को आप आत्मसात कर लेते हैं तो उनको अपने में से कोई आदमी पुलिस अफसर बना हुआ है ऐसा महसूस होता है, और वो आपकी बात को गैर है ना, आपको जो बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहां पर लिख सकते हैं। नंबर चौथा डी, इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन बाय द पुलिस इन डीलिंग विद वुमेन प्रोटेस्टर्स। तो सामान्य तौर पर यहां वही बात है, इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो जितना जल्दी हो सके रोहित को यहां से आपको जो है क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, आदिवासी नक्सलियों को लेकर जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ना चाहिए, ताकि सिचुएशन यहां रोहित के उपस्थित होने से आगे और गड़बड़ा सकती है। इसलिए रोहित को बहुत जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए अपने नक्सली जो पकड़े हुए हैं उनके साथ। ये बहुत अच्छा एक उपाय यहां हो सकता है। चलो, तो 9वां केस स्टडी हमने पूरी तरीके से देखा, शायद आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी बची हुई चीजों को बता दूंगा। ठीक है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा लेंथी होता है, पढ़ना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, फिर मैकेनिज्म को क्रिएट करना पड़ता है, ड्राफ्ट को बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इतना समय यहाँ पर नहीं हो पाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, चला जाए, तो स्नेहा एक वरिष्ठ प्रबंधक है जो कि एक मध्यम आकार वाले शहर में एक बड़ी प्रतिष्ठित अस्पताल की श्रृंखला के लिए काम करती है। उन्हें एक नए सुपर स्पेशलिटी सेंटर का प्रभारी बनाया गया है, जिसे अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ बना रहा है। भवन का पुनर्निर्माण भी किया है और वह विभिन्न उपकरणों और मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो एक नया अस्पताल बना है, पूरी तरीके से नई बिल्डिंग है, और सारे इक्विपमेंट और उपकरण भी नए सिरे से खरीदना है। स्नेहा उस आपको जो मेडिकल सेवा प्रदान करने वाली जो एक कंपनी है उसकी मैनेजर है, और सारे उपकरणों को नए सिरे से खरीदना है। खरीद के लिए जिम्मेदार समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने चिकित्सा उपकरणों का कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठित इच्छुक विक्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की है। तो स्नेहा ने टेंडर नोटिस निकाल कर सभी को पाचारण किया है कि आप हमारे अस्पताल को लगने वाली सामग्री को आपूर्त करें। अब साधारण प्रक्रिया ये होती है कि जब भी कोई टेंडर निकलता है, टेंडर भरने वाले अनामत रकम भर के जो है टेंडर को भर देते हैं, और सामान्य तौर पर जिस कंपनी ने उस टेंडर को निकाला है तो उन टेंडरों में से रेट कौन सी कंपनी ने सबसे कम दिया है इसका एग्जामिन जो खरीदार है उसकी एक कमेटी करती है। तो स्नेहा के सामने भी वही काम था, एक जो रूटीन वर्क होता है। समझ में आ गया? तो ये पहले अपने दिमाग में समा को बांध लो। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका भाई, अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है पर्सनल इंटरेस्ट की। तो गिवन स्टोरी में हमको भाई के रूप में यहाँ एक जो है स्नेहा के सामने बड़ी एक डिलेमा की स्थिति आती है। तो पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि स्नेहा का भाई यहाँ पर जो है टेंडर भरता है। अब आप कहेंगे कि भाई हुआ तो क्या हुआ, टेंडर भरने का अधिकार सभी को है, बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन आगे की कहानी तो सुनो। जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध आपूर्ति करता है उसने भी उसने भी अपनी रुचि को व्यक्त किया है। चूंकि अस्पताल निजी स्वामित्व में है तो यह अस्पताल है प्राइवेट सेक्टर का, सरकारी सेक्टर का नहीं है।
अब ऐसा स्टोरी में इसलिए डाला गया क्योंकि सरकारी सेक्टर में अगर भाई है तो सरकार में जिस तरीके का भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, ऐसा ही प्रशासन में भी होता है। इसलिए यूपीएससी देखो कितनी कमाल की चीज करता है कि ये एक लाइन से आपको समझना है कि यहां पर स्नेहा के लिए भाई भतीजेवाद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब स्नेहा को प्रोफेशनल एटीट्यूड रखकर क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। यह आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई। हो जा रहा है। इसलिए उनके लिए केवल कम बोली लगाने वाले को चुनना अनिवार्य नहीं है। तो स्नेहा अपने भाई को भी चुन सकती है क्योंकि सामान्य तौर पर आदमी की फितरत यह है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका या टेंडर दिया जा सकता है, लेकिन स्नेहा के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो कम बोली लगाने वाले को ही आपूर्ति का ठेका दे। अब एक तरफ भाई है तो भाई को भी ये ठेका दे सकती है। और कोई अब ये भी लाइन यहां पर इसलिए डाला है कि कम बोली लगाने वाले को चुनना अनिवार्य नहीं है, तो स्नेहा फ्री है कि वो अपने भाई को ठेका दे दे। समझ में आ रहा है ना? पहले लाइन में भी मैंने ट्विस्ट बताया था और दूसरी लाइन में भी ये ट्विस्ट है कि स्नेहा चाहे तो अपने भाई का पर्सनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकती है उसको ठेका देकर। दूसरी सिचुएशन और सुनो, और गंभीर है। इसके अलावा उसे ज्ञात है कि उनके भाई की कंपनी कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और बड़ी आपूर्ति का एक आदेश उसे उबारने में सहायता कर सकता है या करेगा। अब देखो यूपीएससी कैसा खेलता है माइंड गेम के साथ। अब स्नेहा को निकाल दिया किसी जवाबदेही से, स्नेहा को बता दिया कंपनी के मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि आप मैडम जो भी करेंगे है ना, हमारे लिए जो है कोई आवश्यक नहीं कि कम बोली लगाने वाले टेंडर धारक को ही आप ठेका दे। इसलिए भाई का हित आराम से सिक्योर कर सकती थी। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को साध्य करने के लिए ये केस स्टडी स्नेहा के सामने उन सारे पॉजिटिवनेस को क्रिएट कर रहा है कि स्नेहा उस डिलेमा को छोड़कर सीधा भाई के लिए काम करना शुरू कर दे, सार्वजनिक हितों के लिए काम करना ना करे, छोड़े। अब कोई आदमी साइकोलॉजिकली अगर इस लोभ में फंसता है तो वो धीरे से निकल जाएगा और स्नेहा से और भाई के साथ इसके संबंध जिस प्रकार के होते हैं और बहन भाई के लिए किस तरीके से पॉजिटिव काम करेगी, तो इस दिशा में भी कुछ लोग प्रश्न का उत्तर लिख कर आएंगे और उनको बाहर निकालने का रास्ता यूपीएससी के पास मिल जाएगा। बहुत गेम खेला है ये केस स्टडी। इस पूरे केस स्टडी का सबसे मिस्टिक वाला, दिखता छोटा है लेकिन एक एक शब्द में एक एक लाइन में इतना ट्विस्ट भरा है भाई। बहुत गहराई के साथ अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रथम दर्शनी आप स्नेहा को अपने भाई के लिए काम करता हुआ इस केस स्टडी के तहत पाओगे। आगे साथ ही उनके भाई को अनुबंध आवंटित करना उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप हो सकता है। लेकिन नेहा के मन के या दिल के एक कोने में कर्तव्य भाव भी जिंदा रखा है यूपीएससी के इसके स्टडी में। समझ में आ रहा है? स्नेहा के पास सारी वो स्वतंत्रता मौजूद थी। अब आपके जैसा या कई कैंडिडेट ये सोच सकता है कि यार ठीक है, बोली कम लगाई नहीं लगाई है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बोली मान लीजिए कि 10 टेंडर भरे लोगों ने, 10 का रेट एक ही है, फिर स्नेहा को ये केस स्टडी मजबूर कर देती है कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, तो इन टेंडर धारकों में तो मेरा भाई ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद दिख रहा है क्योंकि कंपनी वित्तीय संकटों का सामना कर रही है ना। मेरे भाई ने 4 कंपनियों की जो एक श्रृंखला बनाई थी उसमें से 3 बंद हो गई, तो मेरे भाई को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये भाई घर का है, इसलिए इस परिस्थिति को स्नेहा ने पास से देखा। अब जो और टेंडर धारक होंगे उसमें से किसी की बीवी ब्लड कैंसर से परेशान होगी जिसको हर हफ्ते 3-4 लाख रुपए ब्लड चेंज करने के लिए लगते होंगे।
माँ बाबूजी बड़े बुजुर्ग होंगे, उसके पास एक ही धंधा होगा, खेती बाड़ी या और कोई धंधा नहीं होगा, लेकिन स्नेहा को उस टेंडर धारक की उस परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने भाई की तकलीफ उसको सबसे बड़ी दिखती है। ये इस केस स्टडी में आपको भ्रमित करने का प्रयास यूपीएससी कर रहा है, ताकि आप भावावेश में आकर स्नेहा को पर्सनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए प्रवृत्त कर सको, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना है। इसीलिए एक ट्विस्ट डाल दिया यूपीएससी कि स्नेहा के मन में भी कर्तव्य दक्षता का एक भाव जिंदा रखा, और स्नेहा ये सोचती है कि अगर मैंने अपने भाई को चुना तो ठीक है, मैनेजमेंट तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाकी के टेंडर धारक बोलेंगे, हाँ देखा अपने भाई को जो है क्या दी, टेंडर दी। तो आगे का केस स्टडी सुनिए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद पक्षपात का आरोप हो सकता है और उनकी छवि खराब कर सकता है। अस्पताल प्रबंधन उन पर पूरा भरोसा करता है और उनके किसी भी फैसले का समर्थन करेगा। सिर्फ ये इतना सा ट्विस्ट रखा है, आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं। छोटी सी बात, कौन सी छोटी सी बात, कि स्नेहा के किसी मन में जो है ये आपको जो है क्या रहेगा, इसको हम लोग डिलेमा रहेगा, समझ में नहीं आया, है ना। तो किसी मन में, किसी कोने में वो एक पश्चाताप होगा कि मैंने अपने भाई का हित संरक्षित किया, और जो लायबल व्यक्ति था टेंडर धारक, उसको हमने टेंडर को इग्नोर किया। स्नेहा को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है। भाई हो या परिचित हो या अपरिचित हो, सभी का टेंडर भरना अधिकार है, तो सभी का टेंडर जो है, तो स्नेहा को अगर थोड़ी सी भी एज एन सीओ, एज एन जो भी पोजीशन उसकी वहां पर है, तो स्नेहा को यही करना चाहिए कि सभी की बोली आने देना चाहिए। एक जो पद्धत अपनाई जाती है, एक प्रोसेस जो अपनाई जाती है, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रोसीजर को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलोइंग, प्रोसीजर फॉलोइंग। इसमें सबसे कम बोली जिनकी होगी उसको फिर स्नेहा चुन सकती है, वैसे उसके ऊपर दबाव नहीं है। अब दबाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि कंपनी चाहती है कि क्वालिटी कंप्रोमाइजिंग ना हो, समझ में आ रहा है। तो जिस कंपनी के द्वारा आपूर्त किया जाने वाला इक्विपमेंट बहुत अच्छा होगा क्वालिटी के कंसर्न में, उसी को स्नेहा को टेंडर देना चाहिए। सीधी सी बात है, जो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, आइडियल प्रोसीजर जिसको कहते हैं, तो सस्ता और उत्तम गुणवत्ता वाले को ठेका देना चाहिए स्नेहा को, कि तुलनात्मक तौर पर बाकी के जो टेंडर धारक है उनमें से सबसे लोवेस्ट प्राइस किसका है, और क्वालिटी भी उनकी बरकरार है, तो ऐसे टेंडर धारक को स्नेहा टेंडर दे सकती है। यह होगा पहले प्रश्न का उत्तर। वह जो करना चाहती है वैसे उसे कैसे वो उचित सिद्ध करेगी। अब वो करना क्या चाह रही है, तो सस्ता भी ढूंढ रही है और गुणवत्तापूर्ण भी ढूंढ रही है, तो वो टेंडर के नीचे एक नोटिस लिख सकती है कि सामान्य तौर पर जो भी अभिभावक है ना, या जो भी महानुभाव टेंडर भर रहे हैं, उनसे कंपनी सस्ते और गुणात्मक उपकरणों के आपूर्ति की अपेक्षा रखती है। कितना बढ़िया होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है उचित सिद्ध कैसे करेगी, और जो पहले ही टेंडर से या पहले ही प्रोसीजर से अगर इस आइडियल अप्रोच को फॉलो करेगी, तो टेंडर का चुनाव करते समय भी इस नोटिस में लिखे गए शब्दों को भी पालन करेगी, तो उसको अपने मन पर बोझ नहीं होगा, उसको संतुष्टि होगी कि उसने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है और उचित कंपनी को ही ठेका दिया है, फिर चाहे उसका भाई ही उसमें क्यों ना हो। और रिग्रेस मन में नहीं होगा, बाकी सोचने वाले सोचते रहे, और स्नेहा के पास उस वक्त अगर एलिगेशन लगते हैं तो उसके पास जवाबदेही के लिए सारे प्रपत्र भी होंगे, जिनके आधार पर स्नेहा मैनेजमेंट को यह सिद्ध करवा कर देने में कामयाब हो सकती है कि साहब मैंने सस्ता प्लस गुणवत्ता दोनों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, ये दूसरी बात है कि आपूर्तिकर्ता मेरा सगा भाई है। अब उसके लिए क्या सजा दिया जा सकता है, आप दीजिए। तो ऐसे समय में मैनेजमेंट किस प्रकार की सजा देगा आपको,
क्योंकि आपने कंपनी का हित भी साधा और अपने भाई जो उस कंपनी के मापदंडों पर खरा उतरा। यहां मतलब है कि स्नेहा भी नैतिकता का पालन कर रही है, उनका भाई भी इस नैतिकता का पालन कर रहा है। सामान्य तौर पर ये मेडिकल डिलेमा और मेडिकल एथिक्स में अप्लाई किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण मूल्य और नैतिक सिद्धांत है उनके ऊपर अपनाया गया केस स्टडी है। आगे नंबर तीसरा, इस मामले में चिकित्सा नैतिकता कैसे निहित व्यक्तिगत हित से युक्त है। अभी मैंने जो बताया वही बॉटम लाइन होगा हमारे उत्तर का और वहीं से आप शुरू करेंगे तो अपना प्रश्न और उसका उत्तर बड़ा आइडियल अप्रोच से होगा जो एग्जामिनर को आकर्षित कर सकता है। तो इस तरीके से इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं, कर दिया, सभी जानते हैं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पहला कदम है भाई जल संरक्षण के लिए जागरूकता, तो जल संरक्षण भी हो रहा है और ड्यूरिंग जब यह संकट आया तो उसके साथ साथ भूजल के दोहन को भी रोका जा रहा। भूजल का दोहन रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, सख्ती से रेस्ट्रिक्टेड, सख्ती से रोका जा रहा है। गांवों का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किए गए हैं। सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल, तो इरिगेशन के लिए डीप बोरवेल, डीप बोरवेल अथवा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाता है, तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और किसान आक्रोशित हो जाता है। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहां उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वही नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिसे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। तो एक मामला और आ जाता है ब्राइबरी का, मतलब रिश्वत का, और मतलब प्रशासन की भाषा में भ्रष्टाचार का। किसानों का आरोप है कि उद्योग इनको पैसा दे रहा है, सरकार को भी दे रहा है, प्रशासन को भी दे रहा है, पुलिस कोर्ट कचहरी को भी दे रहा है, इसलिए उद्योग को पानी मिल रहा है और हम किसान होने के बाद मेहनत करते हैं, हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो ये कलेक्टर एज एन अगर आईएएस अफसर है आप, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि किसानों के इस आरोपों की शिनाख्त करना और सच्चाई की जड़ तक जाना और देखना कि सही में ऐसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। जिलों को किसानों को शांत, जिले के किसानों को शांत करने की जरूरत है क्योंकि वह लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे। वही जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। उद्योग को बंद नहीं कर सकते, कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। अब ये कीवर्ड्स हैं और इन आधारों पर आप पूरी केस स्टडी को समराइज कर सकते हैं। तो आप एक जिले के कलेक्टर है जहां गंभीर पेयजल संकट है। गंभीर पेयजल संकट के कारण अब पेयजल ही नहीं होगा तो जानवरों को, किसानों को, उद्योग को, अब आदमी नहीं रहेगा तो उद्योग लगाकर किसानी कौन करेगा। तो सबसे पहले तो पेयजल को मान लीजिए कि 100% पेयजल है, तो इसमें से 50% तो आपको जो है पेयजल के लिए खर्चा करना पड़ेगा। बचा 50% आपके पास में पेयजल, आप कलेक्टर है, हायर अथॉरिटी है इस जिले में, हो जा रहा है। लंबे समय तक किसान प्रतीक्षा और मांग कर रहे हैं कि हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, तो हम लोगों को जो है फसल को पानी की जरूरत है। तो कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि भैया पेयजल संकट है, पानी पीने के लिए नहीं तो आपको किसानी के लिए कैसे मिल सकता है। तो किसान प्रति आरोप करते हैं कि फिर उद्योग को कैसे मिल रहा है, और उद्योग पैसा देता है सरकार को इसलिए उनको मिलता है, किसान कुछ नहीं देता, कौड़ी भी नहीं देता, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है। तो ये नया ट्विस्ट आता है भ्रष्टाचार का।
अब एज एन कलेक्टर आपके सामने क्या ऑप्शन है, इस पर क्वेश्चन बना। एक जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा करिए। तो पहला विकल्प क्या है कि भ्रष्टाचार का ये जो आरोप लगा है इसकी आपको शिनाख्त करनी होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टिगेशन करना कि सही मायने में पेयजल के लिए आरक्षित जल का चोरी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये पहला आपका इंप्रेशन होना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा है तो जिन्होंने पानी चोरी किया है उनके ऊपर हर्जाना या दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और दूसरा, 50% पेयजल को आप आरक्षित रखें पेयजल के रूप में और 50% का बंटवारा इस तरीके से करें कि इंडस्ट्री भी संचालित हो और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए भी अच्छा जल स्रोत उपलब्ध हो जाए। तो ये प्रथम दर्शनी हम उपाय कर सकते हैं। तो आरंभ के ये प्राथमिक उपाय है, बाकी और जोड़ सकते हैं आप, जैसे कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, जमीन जो बाष्पीकरण से तपेगी तो उसको ढक देना है आपको, खेत खरपतवार जो होती है आपकी सूखी हुई तो आप भूमि प्रबंधन कर सकते हैं, जल प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, किसानों के लिए ऐसे बीजों की आपूर्ति का आप उपाय योजना आत्मसात कर सकते हैं कि जो इस भीषण संकट के दौरान कम से कम पानी को सक करके अतिरिक्त और उत्पादन दे सके। तो ये सारे उपाय या विकल्प आपके पास होंगे। हितधारकों के, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन सी उचित कार्रवाई की जा सकती है। अभी जो मैंने बोला उसी को घुमा फिरा कर यहां पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सी इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएं क्या है। तो एक तरफ पेयजल के अभाव से हो सकता है कि लोग ब्रेन हैमरेज से मर जाए, पानी का अगर आर्द्रता कम हो जाए शरीर में। दूसरा, खाना पकाना है ना, नहाना धोना तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि पेयजल संकट है, कम से कम खाना तो लगेगा आदमी को, तो वो खाना पकाने के लिए पेयजल की सुविधा का क्या करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर किसानों को भी हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाए तो एक तरफ जो है पर्यावरण को रोकना उसका, तो एक तरफ पेयजल सुनिश्चित करना है, ये पहला। दूसरा, भ्रष्टाचार को रोकना। और तीसरा सबसे बड़ा है कि पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन, पर्यावरण और विकास, क्योंकि उद्योग है विकास का निर्देशक या मार्गदर्शक, पर्यावरण है पेयजल संकट के संदर्भ में। पर्यावरण जो हमने डिग्रेडेशन किया अंधाधुंध विकास के चक्र में, तो यहाँ पर वर्तमान में पेयजल की समस्या भूजल और सरफेस वाटर लेवल, भूपृष्ठीय जल और भूजल के बीच की जो लकीर है वो जितनी व्यापक होएगी उतना ही आपको पर्यावरण का संकट गहराता जाएगा। तो एज एन कलेक्टर के या मजिस्ट्रेट के सामने ये टास्क है कि वो इस तरीके से पर्यावरण और विकास के योजनाओं का इस तरीके से सामंजस्य बिठाए कि विकास भी सकारात्मक ढंग से चलता रहे और पर्यावरण का संरक्षण भी सकारात्मक प्रभावों को प्रकट करता रहे। तो ऐसे उपाय योजनाओं से दोनों का सामंजस्य बिठाने की नैतिक दुविधाएं यहां कलेक्टर के सामने थी। आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है आपको इस केस स्टडीज के पेपर में। तो डॉक्टर श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट या डिवीजन में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपने अत्याधुनिक शोध के लिए जानी जाती है। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी नई दवा पर काम करने वाली एक शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नए वायरस या विषाणु से तेजी से फैलने वाले संक्रमित रोग का इलाज करना है। यह बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और देश में इसके मामलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टर श्रीनिवासन की टीम पर इस दवा के ट्रायल में तेजी लाने का बहुत दबाव है क्योंकि इसके लिए बाजार में काफी मांग है और कंपनी बाजार में पहला कदम रखने का फायदा उठाना चाहती है, मतलब ये चोरी करना चाहती है। सामान्य तौर पर 420 ही करना चाहती है जो मार्केट अवेलेबिलिटी है, मतलब लोगों के जीवन में जो वायरस फैला हुआ है
उसको भी छोड़ना नहीं चाहती। तो ये नैतिकता का वो अंतिम पतन है, जैसा कि कोरोना के काल में देखा था। और 2 रुपए का मास्क जो हरे वाला है उसको 15 रुपए में बेच रहे थे। कहाँ भरेंगे ये लोग, समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? रेमडेसिवियर का इंजेक्शन 1.5 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक बेचा, जबकि वो मार्केट में अभी 100 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। ये लूट जो है ना, इस लूट के पीछे जिस प्रकार का नैतिक पतन काम कर रहा है, यहां पर वही सिचुएशन डॉक्टर श्रीनिवासन के सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो चोरी या 420 कंपनी करना चाह रही है और डॉक्टर श्रीनिवासन को बता रही है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप जिस गति से इसके टीके को लेकर जा रहे, दवाइयों को लेकर जा रहे हैं, उस मैकेनिज्म से अगर चलते रहेंगे तो मेडिकल टेस्टिंग के लिए 5 साल लग जाएंगे। तब तक तो ये संकट खत्म हो जाएगा। फिर इतना बड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इसलिए डॉक्टर श्रीनिवासन को कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लिखता है कि टीम मीटिंग के दौरान टीम की मीटिंग हुई। टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने दवा के क्लिनिकल परीक्षणों में तेजी लाने, अब तेजी लाने मतलब क्या है कि जिंदा वायरस के ऊपर अगर आप जो है परीक्षण करेंगे या मरे हुए वायरस के ऊपर परीक्षण करेंगे, परीक्षण के 2 ही तरीके हैं। तो कुछ तो समय लगेगा, उसके एडवांटेजेस को देखना पड़ेगा, डिसएडवांटेजेस को देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वर्तमान में जो टीके लगे हैं और कुछ लोग ये आपको जो है र्यूमर फैला रहे हैं कि जब से कोरोना का टीका लगा है तब से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई, तुरंत जल्दी जल्दी सर्दी होती है, आदमी हार्ट अटैक से मर रहा दूसरे कारणों से। समझ में आ रहा आपको? तो कोवैक्सीन और हम लोग जो कोवैक्सीन बनाए थे, तो सामान्य तौर पर तेजी लाने, तो ये कोई एक दिन में कोई आलू को है ना, प्याज गोभी थोड़ी ना है, उनको भी 2-3 महीने लग जाते हैं भाई, है ना। बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। अब आपके घर में इसके पहले कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ, तो 9 महीने के बच्चे को आप 4 महीने में बाहर आने के लिए बोलेंगे क्या? गजब की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में कोई भी चीज इतना जल्दी नहीं होता। तो तेजी लाने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट सुझाव फिर चोरी करने का सलाह दे रहा है ना। ऐसा ही हुआ मेडिकल आजकल जो है, तो कोरोना में बहुत लोगों ने देख लिया, और ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए क्या मारामारी हुई थी, सभी आप परिचित हैं उन सब चीज से। इनमें कुछ नकारात्मक परिणामों को बाहर करने के लिए डेटा में हेरफेर करना भी है, मतलब ये भी बताइए देखो, और चुनिंदा रूप में सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट करना, सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ देना और स्वयं का घटक विकसित करने के बजाय प्रतिद्वंदी कंपनी द्वारा पहले से पेटेंट किए गए यौगिकों का उपयोग करना शामिल। बाप रे बाप, मतलब पहले से जो कंपनी ने अपने फार्मूले को पेटेंट करके रखा है, उस फार्मूले को चोरी करके, उसमें हेरफेर करके, डेटा इंटरप्रिटेशन के आंकड़ों को या डेटा को इधर उधर करके जो है दवाइयां बनाइए, ऐसा इस मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है। तो कल ही आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल और कई ऐसी दवाइयों में भ्रष्टाचार मिला, मिलावट मिली, और इससे पता चलता है कि ये इतना नैतिक पतित समाज हो चुका है कि लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करके जो है, तो हिंदुस्तान में वर्तमान में संपत्ति कमाने के चक्कर में लोगों की जान की भी कीमत लोगों ने करना छोड़ दिया है भाई। तो पैरासीटामोल जो एक सामान्य दवा है, कोई भी केमिस्ट दे देता है आपको 10 रुपए में, उस दवा में भी तो ड्रग्स या आपको जितना भी फार्मास्यूटिकल आपको ऑर्गेनाइजेशन या इस प्रकार का कंट्रोल बोर्ड है, तो इन्होंने इसके ऊपर सॉरी कल कार्रवाई जो की, तो यही बात इसमें भी है, तो यही सामना यहाँ पर भी, यही केस यहाँ पर भी होगी। डॉक्टर श्रीनिवासन ऐसे शॉर्टकट लेने में सहज नहीं है, वो अपने आप को बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, और उनको ये मीटिंग में जो चल रही बातें हैं ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड है और कंपनी की खाते हैं, कंपनी से पगार लेते हैं, इसलिए ये कुछ मुखर होकर इसका विरोध नहीं करते, लेकिन उनके मन में कहीं तो भी इस बात की टीस है कि ये जो कंपनी और मीटिंग में चल रहा है ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, गलत है, एथिकली और प्रोफेशनली। तो प्रोफेशनल एथिक्स का जब मामला आ जाता है तो श्रीनिवास उसका एक आदर्श मॉडल है यहाँ पर। तो ऐसा ही उनका चरित्र यहाँ केस स्टडी में रखा है। साथ ही उन्हें यह भी पता चला है कि इन तरीकों का उपयोग किए बिना
लक्ष्यों को पूरा करना असंभव है। मतलब दो विरोधाभासी तत्व जो है श्रीनिवासन की सोच में डाल दिए गए। एक तो वो अपने आप को ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं और दूसरा इन तरीकों को आत्मसात किए बिना जो लक्ष्य है तो ये भी असंभव होगा, ऐसा भी इनको लगता है। अब सवाल ये पूछा है ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप है डॉक्टर श्रीनिवासन। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो हमारा एक आइडियल उत्तर होता है यहाँ पर कि बिना किसी दबाव के हम कंप्रोमाइजिंग नहीं करेंगे। और यूपीएससी देखो कितना होशियार है, ऐसी स्थिति में आप शब्द इस्तेमाल किया, श्रीनिवासन को बचा ले गया। आपसे ये उम्मीद थी कि आप कुछ नई चीज बताएंगे, नई चीज बताएंगे, तो हम नई चीज बताएंगे आपको कि जितना मीटिंग में हुआ तो उस मीटिंग में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफ एनी साइंस ये मानव के पॉजिटिव या सकारात्मक अस्तित्व के लिए अगर इस्तेमाल की जाती है तो कुछ हद तक इसका चोरी कर लिया जाए तो उसको चोरी नहीं कहते। ये कभी कभी जो है सार्वजनिक हित से संबंधित मामला है, जुड़ा हुआ मामला, हाँ ठीक है, कंपनी इससे 4 पैसे अतिरिक्त कमाएगी, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की अगर जिंदगी डॉक्टर श्रीनिवासन के फार्मूले से बच सकती है तो इसमें कौन सी बुराई है। तो हम इस एटीट्यूड को या इस अप्रोच को, वैसे भी हमारे देश में या विकासशील देशों में प्रोसेस पेटेंट चलता है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं चलता। ओरिजिनल दवाइयाँ भी हम जहाँ कहते हैं तो प्रोसेस पेटेंट से चलती है। प्रोडक्ट पेटेंट को अगर हम ले तो पाकिस्तान की तरह 75 रुपए की पैरासीटामोल या ब्रुफेन की गोली हमारे देश में हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक हितों के लिए अगर हम काम करें, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं काम कर रहे, तो ये यहाँ पर एक अलग अप्रोच हम दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे ये पूछा है, डॉक्टर श्रीनिवासन क्या करेंगे ये नहीं पूछा, इसलिए थोड़ा सा अलग हटके उत्तर लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। इसलिए आदर्श शब्दों, आदर्श उत्तर को छोड़ देना, बिना किसी दबाव के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये तो 5वीं का लड़का भी बताएगा आपको। तो 5वीं का लड़का और आईएएस के एग्जाम में बैठे हुए बच्चे में क्या फर्क होगा रे? ये जो बताया जाता है ना कोचिंग क्लासेस से कि बिना किसी दबाव के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? कंपनी बोलेगी घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अगर 1 लाख रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो रहा है तो हम क्यों तुमको 1 लाख रुपए दे, जबकि तुम 5-10 लाख रुपए कमा कर ही नहीं दे सकते हमको। तो मेरा ना ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं कि आप लंबी मेडिकल छुट्टी पे चले जाए कल को राजीनामा सॉरी छुट्टी डालकर। तो यहाँ ये भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरा, आप थोड़ा सा इसमें श्रीनिवासन की बात को जोड़ सकते हैं कि वरिष्ठों को समझाएंगे कि भाई ऐसा करने से कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है, कंपनी का प्रेस्टीज खराब हो सकता है कि कल हमारा लाइसेंस हायर अथॉरिटी यहाँ पर समाप्त कर दे और हमें बिजनेस करने का मौका ही पूरी तरीके से निकाल जाए। तो हम ऐसे हालात में क्या करेंगे, टाइम बिंग के लाभ प्राप्त करने के लिए होल टाइम की या भविष्य की पूरी संभावना को अगर हम खत्म कर देंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई नहीं होगा। ये बात डॉक्टर श्रीनिवासन कंपनी के मैनेजमेंट को समझा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सत्यनिष्ठा का मामला है, लेकिन सत्यनिष्ठा जो है एक ऐसी फ्लेक्सिबल एथिकल वैल्यू है कि यहां अगर सार्वजनिक हितों की बात आ जाए, समझे ना, तो असत्य भी सत्य जैसा व्यवहार करता है। लेकिन सिर्फ अपने या स्वहित की बात आ जाए तो यहां पर, समझे कि नहीं, तो ये सत्यनिष्ठा अगर बात सत्य भी होगी तो असत्य जैसी होगी। तो पर धर्म भयावह की संकल्पना यही थी। तो सिचुएशन बेस्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, जैसे भी मैंने आरंभ में कहा, सिचुएशन हैंडलिंग अप्रोच, ये सिचुएशन उसको हैंडल कैसे करते आप, इस अप्रोच से इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसमें शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण करिए। तो बाद में आएगा कि हम लोग जो है गलत जानकारियां और आर्थिक हितों को जल्द साध्य करने के लिए
लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके परिणाम काफी गंभीर भविष्य में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ऐसे परिदृश्य में डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता किस प्रकार बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकती है? तो ऐसे परिदृश्य में डेटा नैतिकता, तो डेटा का गलत इस्तेमाल करके, हेरफेर करके, चोरी करके आप अच्छी दवाइयों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और लोगों की जान जाएगी सो अलग। तो सार्वजनिक हितों का अतिक्रमण करेंगे, मानवता के विरुद्ध आप कृत्य कर रहे हैं, तो अखिल मानव के विनाश का आप एक कारण बन सकते, क्योंकि आपकी दवाई खाने के बाद आने वाले समय में हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, उसके जीन्स में भी ट्रांस है ना, आपको जो है प्लांटेशन हो जाए पूरी तरीके से, उसके डीएनए आरएनए में चेंज हो जाए, क्योंकि आप जिंदा या मरे हुए वायरस को शरीर में डाल रहे हैं। कई लोगों ने हमारे देश में जो है टीका नहीं लगवाया इसी कारण से कि हमारा डीएनए कहीं चेंज ना हो जाए। तो ये भी एक डर था लोगों के अंदर। तो सामान्य तौर पर इस प्रकार से इस केस स्टडीज के प्रश्नों को सॉल्व करना आवश्यक था। तो आशा करते हैं कि पहले पेपर की तरह ही आपको इस सेक्शन में भी बड़ा मजा आया होगा। पेपर बड़ा मजेदार था, इतना तो बिल्कुल तय था। कुछ प्रॉब्लम अगर रही तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ खास तौर से यूपीएससी के बारे में आपके लिए लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आप सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आने वाले समय में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ जो यूपीएससी से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू। जय हिंद।